बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मगफ़ात अमल का आगाज़ हो चुका है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कल ख़ुद किया करते थे, यही चीज़ें अब उनके साथ हो रही हैं। मकफ़ात अमल का आगाज़ हो चुका है और वो कहते हैं कि जो दवाई कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कल दिया करते थे उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, वो दवाई इस वक्त ख़ुद उन्हें लेना पड़ रही है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। एक लंबी चार्जशीट आयद कर दी गई है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, और ना सिर्फ चार्जशीट आयद की गई है बल्कि इस चार्जशीट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो काजी और बंदयाल ग्रुप के हवाले से उस वक्त के जब चीफ जस्टिस से उमर अता बंदयाल, उस वक्त ये दो ग्रुप सामने आए थे, ये ग्रुप्स मज़ीद अब ना सिर्फ वाज़ेह हो चुके हैं बल्कि इनमें जो इख्तलाफात हैं, जो उलझाव है, वो भी मज़ीद वाज़ेह हो चुका है। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनकी जो कुछ इक़दामात हैं, यकतरफ़ा इक़दामात, वो भी सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उस केस की समाअत के दौरान कि मैं अकेला चीफ जस्टिस, मेरे पास ये इख्तियार मुझे ख़ुद ही नहीं चाहिए कि बेंच की जो फिक्सिंग है या ख़ुद नोटिस का जो इख्तियार है वो अकेला मेरे पास होना चाहिए। ऐसे तो मैं जो कुछ मर्ज़ी करता फिरूँ, कोई पूछने वाला नहीं होगा, ये 3 रुकनी कमेटी के पास होना चाहिए। लेकिन जब एक 3 रुकनी कमेटी के पास गया तो वहाँ पर भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इख्तियारात ख़ुद ही इंजॉय कर रहे हैं, चूँकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो उनके साथ हैं। और दूसरी तरफ हो ये रहा है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि उस कमेटी का हिस्सा है, उनसे बहुत सारी चीज़ें शायद पूछी भी नहीं जा रही, उनको बताई भी नहीं जा रही, और इक़दामात उठा लिए जाते हैं और उनको बहुत बाद में पता चलता है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने सवालात इसके ऊपर उठाए हैं। एक तो उनका जो लेटर आया उसके कुछ मुद्दरजात और उसके ऊपर अपना तजिया आपके सामने रखूँगा, और फिर उसके बाद सरदार तारिक मसूद जो हैं, जो कि सेकंड इस वक्त सीनियर जज हैं, पहले तो नंबर पर तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनके ऊपर भी अदम एतमाद हो चुका है। उनके हवाले से भी एक जो दरख्वास्त है वो सामने आई है, एतराज़ उनके ऊपर हुआ है। इस पर भी कुछ चीज़ें वो आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन का जो लेटर है वो आपके सामने रखते हैं। इजाज़ुल एहसन साहब ने असल में एतराज़ उठाया है, एक तो फ़ौजी अदालतों से रिलेटेड जो बेंच बनाया गया, और दूसरे नंबर पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर जो बेंच तश्कील दिया गया, इनकी तश्कील के हवाले से एतराज़ात जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की जानिब से उठाए गए हैं। वो लिखते हैं जी कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। ख़त इजलास का एजेंडा मुझे मुतअद्दिद राब्तों के बाद दिया गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो 2 पहली लाइनें हैं, इसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि इनकी जो वो 3 रुकनी कमेटी है जहाँ पर 3 जजेस ने मिलकर फैसले करने थे, उस कमेटी में इनको वैल्यू नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में एक इजलास हुआ जिसमें ज़ाहिर सी बात है ये बेंचेस की तश्कील इन दोनों मामलात के ऊपर तय करनी थी और कोई मैटर था। तो इसका जो एजेंडा था उस इजलास का, एक तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा लेट दिया गया, और वो भी तब दिया गया जब उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा मांगा गया, यानी कि पहले तो उनको दिया ही नहीं गया, और उसके बाद उनको दिया भी तब गया जब मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने राब्ता किया, उनसे कहा कि मुझे ये जो एजेंडा है वो दें। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कि अगर इजाज़ुल एहसन साहब उस इजलास में हों जो कि चेयर कर रहे थे कादी फ़ाइज़ ईसा साहब, और इवन के राब्तों के बाद भी उनको सीरियस नहीं लिया गया, फिर मुसलसल राब्तों के बाद उनको जो एजेंडा है वो दिया गया। और जाहिर सी बात है सीरियस किस तरीके से लिया जाता कि अगर 2 एक साइड पर हैं और एक साइड पर है तो उनकी शमूलियत हो या ना हो, होना तो वही था कि जो 2 ने डिसाइड करना था। तो ये एट द एंड बात उधर ही आ गई है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो बराह रास्त वो नशरियात हुई थी, आप नाजरीन ने भी वो देखी होंगी गालबन के, वो खुद कहते थे कि जी एक अकेले के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, ऐसा तो मैं जो कुछ मर्जी करता रहूं। तो अभी भी वही चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर वो आगे लिखते हैं जी कि सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। अच्छा, अब ये आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जब ये बेंच बना सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमे का, तो वो कहते हैं कि मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। हालांकि जो भी बेंच तश्कील दिया जाना था वो उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जो मुशावरत है वो शामिल होनी चाहिए थी। यानी कि
7 रुकनी ठीक है, अभी तश्कील नहीं किया गया, इनको बताया गया कि 7 रुकनी होगा, लेकिन इनको बजाय बताने के इनसे पूछना चाहिए था कि ये 7 रुकनी हम बेंच बनाएंगे। अच्छा, पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर जजेस को बेंच में शामिल किया जाए। इस पर इन्होंने कहा जी कि जो एक पसंद नापसंद का मामला चल रहा है वो तासुर नहीं जाना चाहिए, और जो सीनियर जजेस हैं टॉप, उनके ऊपर मुश्तमिल ये जो बेंच है वो बना दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। इसी असूल पर जल्द समाअत की दरख्वास्त पर भी इतफाक़ किया गया। कमेटी की जानिब से 2 मुकदमात की मंजूरी नहीं दी गई थी। इन 2 खुसूसी बेंचेस की तश्कील को कमेटी में रखा जाता तो मैं अपनी राय देता। अच्छा, इसमें एक उन्होंने कहा जी कि इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो जजेस हैं उनकी रजामंदी से मशरूत होगा, यानी कि अगर सरदार तारिक मसूद साहब हैं, वो सीनियर हैं, वो नहीं बैठना चाहते तो फिर वो उनको नहीं बिठाया जाएगा। जस्टिस जावेद हसन साहब हैं, वो बैठना चाहते हैं तो उनको बिठा दिया जाएगा। इसी तरह से जजेस की मर्जी से जो मशरूत है वो किया जाएगा। अच्छा, बहरहाल कमेटी इजलास में 7 रुकनी बेंच पर इतफाक़ की बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। अब नाजरीन, ये वो मामला है कि कमेटी में चले जजेस कौन कौन मौजूद होंगे ये तो दूर की बात है। तय ये हुआ था कि 7 रुकनी बेंच होगा, लेकिन उसको 6 रुकनी बेंच कर दिया गया। अब अगर सीनियर जजेस उसमें नहीं हैं और अगर उसमें जजेस की अवेलेबिलिटी के हवाले से मशरूत किया गया मामला, वो तो ठीक है, लेकिन ये अगर हो गया था जी कि 7 रुकनी बेंच है, फिर उसको 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, यानी कि यहाँ पर भी अपनी ही जो मर्जी है वो की गई, और जस्टिस जावेद हसन साहब को जो वैल्यू है वो नहीं किया गया, तो उनका बतौर कमेटी मेंबर होने का फ़ायदा क्या। और ये सिलसिला फिर यहीं पर नहीं चलेगा। ज़ाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब दोनों ने रिटायर होना है। रिटायर होने के बाद जस्टिस जावेद हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। तो उस वक्त जो अक्सरियत है, अभी जो ये डिटेल सामने आ रही हैं बंदयाल और काजी ग्रुप के हवाले से, तो फिर तो जस्टिस जावेद हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जिस साइड पर होंगे फिर वही जो केसेस हैं वो फिक्स हुआ करेंगे। तो बहरहाल ये एक पूरी चार्जशीट है जो कि उन्होंने लगा दी है चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा के ऊपर कि वो किस तरह के जो इकदाम हैं वो कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से चला रहे हैं कि उनकी बात ही नहीं मानी जा रही। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल ना होने के हवाले से मैं मुकम्मल अंधेरे में हूँ, बताया ही नहीं गया, और यही वो गिले बार बार कर रहे हैं। 3 रुकनी खसूसी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया। अच्छा, ये 3 रुकनी खसूसी बेंच जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के मामले के ऊपर बना है, इसमें भी उनका था कि सीनियर जजेस होने चाहिए, लेकिन इसमें भी सीनियर जजेस को नहीं रखा गया। अदालती वकार और शफाफियत को मद्देनज़र सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखने पर इतफाक़ किया गया। अच्छा, इतफाक़ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं की गई। ये भी इतफाक़ किया गया कि मुतलका जजेस का मौक़िफ़ लेने के बाद कमेटी मेंबरान को आगाह किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो मामला बीच में आ गया था जी कि जजेस से पूछा जाएगा और फिर उसके बाद सीनियरिटी के हवाले के रूल को मद्देनज़र रखते हुए बेंच में उनको शामिल किया जाएगा। तो उन जजेस से अगर पूछा गया है तो ये बताया गया था या तय हुआ था कि उनको पूछने के बाद जब बेंच बनेगा या जो मेंबर्स होंगे उनको बताया जाएगा कि इस जज से पूछा, इसने इनकार किया, इसने इकरार किया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आगाह नहीं किया गया कि किसी जज से पूछा भी है या नहीं पूछा। जुमे के रोज़ 2 मरतबा कॉल्स करने के बाद बताया गया कि फ़ाइल चीफ जस्टिस के चैम्बर से मंजूरी के लिए गई है। इंतज़ार करने के बावजूद 6:30 बजे कॉल करने पर बताया गया कि रजिस्ट्रार साहिबा जा चुकी हैं। चौथी और 5वीं कमेटी इजलास के मिनट्स ना तो भिजवाए गए ना दस्तखत लिए गए। इन मिनट्स को बगैर मेरी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। अच्छा जी, तो मामलात सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुक रहे, बल्कि मीटिंग मिनट्स भी इनकी मंजूरी के बगैर अपलोड कर दिए गए। ज़ाहिर सी बात है, ये वहाँ पर मौजूद थे और इनको मीटिंग के जो मिनट्स थे वो दिखाए जा रहे थे कि ये चीज़ें हुई और फिर उसके बाद इनकी मंजूरी भी होनी थी, तीनों मेंबरान की मंजूरी होनी थी, लेकिन इनको बताया नहीं गया और फिर मुतअद्दिद कॉल्स वगैरह भी वो करते रहे। यानी कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल आप ये समझे कि ये जो 3 रुकनी कमेटी है, असल में ये 3 रुकनी कमेटी नहीं है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा ही है और जो कुछ वो करना चाह रहे हैं
जिस तरीके से करना चाह रहे हैं वो उसी तरीके से कर रहे हैं। और जस्टिस इजाजुल अहसन साहब मेंबर होने के बावजूद उनको किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, ना उनकी बात सुनी जा रही है। बार बार वो खुद पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, उनको नहीं बताया जा रहा, फिर कई मरतबा राब्ते करने के बाद उनको बताया जा रहा है। तो ये आज खुद अगर आप देखें कि वो एक जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इतनी मरतबा राब्ता करने के बाद अगर उनको चीज़ें पता चल रही हैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर। ये एक बड़ी जो चार्जशीट है वो जस्टिस इजाजुल अहसन साहब की जानिब से लगाई गई है और ये वो लेटर है जो इजाजुल अहसन साहब की जानिब से लिखा गया है। और वही पैटर्न है जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस नहीं थे तो वो लेटर्स लिखा करते थे, वो मीडिया में भी आते थे। और उसके बाद अब ये वही दवाई है उन्हीं की जो कि उनको वापस दी जा रही है। दूसरी तरफ नाजरीन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं उनके ऊपर भी बड़ा एक एतराज़ सामने आ गया है। ये एतराज़ भी आपके सामने रखता हूँ। ये बुनियादी तौर पर जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है इसमें चूँकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी मौजूद हैं, उन्हीं की सरबराही में जो बेंच है वो बनाया गया है। तो इसमें साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो कि इसी केस के अंदर दरख्वास्त गुजार है, उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बेंच की शमूलियत के ऊपर एतराज़ उठा दिया है। और इसमें जो बुनियादी एतराज़ उठाया वो ये था एक कि चूँकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद इससे पहले जब फौजी अदालतों का बेंच बना था चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में, तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अभी के और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये दोनों बेंच से अलहदा हो गए थे। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए बेंचेस की तश्कील नहीं दी जा रही। हालांकि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जितना ज़्यादा अमल हो रहा है और जिस तरीके से जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने एक्सपोज किया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, तो वो तो फिर सब गया कि उस वक्त क्या मौक़िफ़ था, अभी क्या मौक़िफ़ है। तो बहरहाल इसके बावजूद भी वो उस वक्त जो एक इख्तलाफी या इजाफी नोट जो लिखा था उसमें वो काबिल समात होने के हवाले से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस गालबन वहाँ पर उठाए थे। तो असल में यहाँ पर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है इनके ऊपर एतराज़ करते हुए कि वहाँ पर वो अपना माइंड शो कर चुके हैं, तो दोबारा वो किस तरह से इस बेंच के अंदर बैठ सकते हैं, ना सिर्फ बैठ सकते हैं बल्कि सरबराही उन्हीं के पास है। अच्छा जी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर नोट में अपनी राय दे चुके हैं। फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक बेंच से अलग जो है वो कर दिया था। इसके अलावा फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का अदम करार देने से मुतल्लिक अपील पर नए बेंच की तश्कील के लिए जजिस कमेटी का जो मामला है वो भिजवाया जाए। और ये जी एक एतराज़ आया है इस मामले के ऊपर जो कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा उनकी जानिब से लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम दरख्वास्त है वो दी गई है। आखिर में नाज़रीन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं इनके हवाले से भी आपको ख़बर बताता चलूँ कि इन्होंने भी अपना बेंच तब्दील करने के लिए एक जो दरख्वास्त है वो कर दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3 होते हैं जो कि केसेस की समाअत करते हैं। बेंच 1 की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास है, 2 की सरबराही गालबन जस्टिस इजाजुल अहसन साहब हैं, एक बेंच की सरबराही वो कर रहे हैं। इसी तरह से जस्टिस सरदार तारिक मसूद एक बेंच की सरबराही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उनके साथ दीगर जजिस भी मौजूद होते हैं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ये दोनों एक ही बेंच में शामिल हैं जो कि मुकदमों की समाअत करते हैं, केसेस जो है वो सुनते हैं। एक ही बेंच के अंदर ये दोनों जजिस शामिल हैं। अब हुआ ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के दरख्वास्त पर जो बेंच बनाया गया है उस बेंच में भी जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। यानी कि एक तो मुज़ाहिर अकबर नकवी का जो केस है, जो दरख्वास्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना वो सारा चैलेंज किया हुआ है, इसको सुन रहे हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, उस बेंच में शामिल हैं। और आम रूटीन के जो केसेस सुनते हैं तो बतौर जज भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जब केसेस सुनते हैं तो उनके साथ जमाल मंदोखेल जो हैं वो उनके साथ मौजूद होते हैं, दोनों वो केसेस सुन रहे होते हैं। तो ये एक क्लैश था जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि बेंच ही तब्दील किया जाए, क्योंकि वो ऐसे जज के साथ किस तरीके से बैठें जो उनका केस सुन रहा हो और फिर जब वो आम लोगों के केस सुन रहे हों तो उनके साथ वही जज बैठकर वो केसेस भी सुन रहे होते हैं जो कि उनका केस भी सुन रहे हों। तो ये बेसिकली उन्होंने एक एतराज़ किया है और ये कहा है जी कि ये बेंच तब्दील कर दिया जाए। और साथ इसमें अपडेट ये भी हुई है कि आज के रोज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उन्होंने जो बेंच नंबर 4 है
उनके मुकदमात की भी उन्होंने समाअत नहीं की, और उसकी जो रीज़न थी वो भी यही थी कि उनके साथ वो जज बैठे हुए हैं केसेस सुनने वाले जो कि उन्हीं का केस सुन रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक जो दरख्वास्त है वो दी है। बहरहाल जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी की जो दरखास्तें हैं वो 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं, इसी वीक में हैं। आज भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक तो भुट्टो फांसी वाला केस है, एक इमरान खान साहब का जेल में जो ट्रायल चल रहा है वो केस है, और नवाज शरीफ का भी अल अज़ीज़िया केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस पर भी जो अपडेट होती हैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।